ओके, वेलकम बैक। तो ये हमारे क्लास ट्वेल्थ पॉलिटी का फिफ्थ चैप्टर होगा, जिसमें हम कंटेम्पररी साउथ एशियन कंट्रीज को देखेंगे। कंटेम्पररी मतलब होता है सेम टाइम के। सेम टाइम के कहने का क्या मतलब है, क्योंकि पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। हमने देख लिया कि टोटल कैसे कोल्ड वॉर की चीज़ें चल रही थी। बाईपोलर ऑल ओवर वर्ल्ड बनते जा रहा था। बाईपोलर के बाद से हमने देखा कि कुछ नॉन अलाइन मूवमेंट्स वगैरह भी हुए थे, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से हमने देखा बाईपोलर की जगह यूनिपोलर होने के लिए आ गया, क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। यूनिपोलर हुआ उसके बाद से हमने देखा कि अब उसको काउंटर करने के लिए यूरोप, लास्ट चैप्टर में हमने फोर्थ वाले चैप्टर में देखा था कि मतलब यूएसए को काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन आया। और उसके साथ साथ और एशियन कंट्रीज भी थी। तो एशियन कंट्रीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को मिला करके थी, जिसमें इंडिया नहीं आता था और ना आप आज तक है। लेकिन एशियन के साथ साथ हमने देखा कि चाइना भी इमर्ज कर रहा था बड़ी तेजी से। फिर चाइना किस तरीके से अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करा, क्या क्या उसने अप एंड डाउन देखे, वो सारी चीजें हमने लास्ट चैप्टर्स में देख ली। लेकिन इतने टाइम तक में यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज में क्या क्या चल रहा था, किस कंट्री में क्या क्या चल रहे थे। तो साउथ एशियन में एग्जैक्टली हमारी ये 7 कंट्रीज आती हैं, जिसको हमने देखा अभी। मेनली आप ये समझो कि जो हिमालय है, हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में हम देखते हैं हिमालय क्या होता है। हिमालय रेंजेस जो हैं वो अपना काराकोरम की तरफ से, कश्मीर की तरफ से होते हुए नेपाल चाइना को एक बाउंड्री बनाते हुए और ये भूटान को पास होते हुए जाती है। तो उससे आप साउथ की तरफ में देख लो। जनरली इनको हम साउथ एशियन कंट्रीज में काउंट करते हैं, जिसमें पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, नेपाल आ जाता है, उधर भूटान आ जाता है, फिर इधर आ जाता है बांग्लादेश, इधर आ जाता है श्रीलंका, है ना। तो पूरे पूरे आप देखो कि ये सारी कंट्रीज को हम मिला करके साउथ एशियन कंट्रीज कहते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इस पूरे चैप्टर में कि जब कोल्ड वॉर खत्म होता है तो उसके बाद से कई सारी साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं उन पे मतलब बाकियों का बहुत ज़्यादा ऐसा झुकाव नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा इसको ऐसा मतलब ग्लोबल न्यूज़ में देखा नहीं जाता है। जनरली लोगों की नज़र रहती है चाइना पे और बाकी कंट्रीज पे, यूरोपियन कंट्रीज पे रहती है। इंडिया की तरफ में यानी साउथ एशियन कंट्री में की तरफ नज़र लोगों की तब आती है जब इंडिया और पाकिस्तान मेनली स्प्लिट होती है। और स्प्लिट होने होने के साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाने के बाद पूरे दुनिया से लोगों की नज़र इस पे आ जाती है। पहले एक तरीके से गरीब कंट्री और ऐसे ऐसे करके लोग देखा करते थे, क्योंकि एक तो पूरी तरीके से इसके ऊपर क्या था, डोमिनियन था ब्रिटिश का। अब इसके बाद से जैसे ही लोगों की नज़र आती है उसके बाद के हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होती है। तो नियरली हम 47 के बाद जब जब पार्टीशन हो गया उसके बाद की चीज़ें इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो मैंने आपको 6 कंट्री गिनाया, एक कंट्री मैं भूल गया था, मालदीव्स, है ना। तो ये टोटल 7 कंट्रीज आती हैं साउथ एशिया में। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, साउथ एशिया क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें पहले ये बात बता रहा है कि आप लोगों को पता है यार कि जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो आप देखते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, कितना ज़्यादा हाई टेंशन मैच होता है। हर घर में टीवी वगैरह उस समय चल रहा होता है। तो यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ एक छोटी मोटी चीज़ नहीं रहती है। लोगों के सेंटिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, भले वो पॉलिटिकली कैसी दो कंट्रीज हो, लेकिन हर इंसान एक दूसरे को एक दूसरे से कनेक्टेड देखता है ना। यहाँ बता रहा है कि साउथ एशियन कंट्रीज में हमारी कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं। तो नाम बताया जो मैंने आपको बताया, ऊपर हिमालय से नीचे वाला एरिया एरिया जो है ना। अगर अगर मान लीजिए ये हिमालयन रेंजेस जा रहा है तो यहाँ पे पाकिस्तान आता है, यहाँ से फिर इंडिया शुरू हो जाता है, यहाँ पे आपका भूटान आ जाता है, जैसे इंडिया ऐसे करके, है ना, और यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ की ऐसे 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 करके मान लीजिए ऐसे जा रहा है। तो ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पहली कंट्री, इंडिया दूसरी कंट्री, यहाँ आ गया भूटान, भूटान तीसरी कंट्री हो गई। जो यहाँ से ऐसे करके कवर करके जाता है तो यहाँ पे ऐसे इतने पार्ट में आ जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ये चौथी कंट्री हो गई। अगली कंट्री में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ आता है ये श्रीलंका, है ना। तो श्रीलंका अगली कंट्री हो गई, ये पांचवी कंट्री हो गई। फिर अगला कंट्री हम यहाँ देखते हैं क्या, भूटान। इधर इधर हिमालयन रेंजेस जो है वो यहाँ पे हिमालय रेंजेस एकदम बीचों बीच जाती है नेपाल से। तो नेपाल का एरिया देख लिया हमने, ये छठी कंट्री हो गई। और यहाँ पे हम मालदीव वगैरह देखते हैं, है ना। तो मालदीव जो है वो सातवीं कंट्री हो गई। तो ये 7 कंट्रीज को मेनली हम साउथ एशियन कंट्रीज कहते हैं।
ऑब्वियसली इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, जो हिमालय रेंजेस के साउथ में है, बे ऑफ बंगाल से कवर्ड है ना, और अरेबियन सी से कवर्ड है, इन सारे को हमने क्या कह दिया, इन सारे को हमने कह दिया क्या, साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हो, है ना। अब बोल रहा है कि अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन डिस्कशन ऑफ द रीजन एज अ होल, चाइना इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर बट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द रीजन। देखो, कभी कभी लोग अफगानिस्तान और म्यांमार को भी साउथ एशियन कंट्रीज में काउंट करते हैं, लेकिन चाइना जो है, चाइना को बहुत ज़्यादा इसे कंसीडर इसमें नहीं किया जाता है ना। जो मैंने आपको बताया कि दस डिफाइंड साउथ एशियन स्टैंड्स फॉर द डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। बोलता है कि साउथ एशियन कंट्री में हर तरह की डाइवर्सिफिकेशन देखी जाएंगी, लेकिन इनका नियरली जियो पॉलिटिक्स जो है वो नियरली सेम होता है। जियो पॉलिटिक्स मतलब किधर ये सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंग से नियरली सेम है ना। मतलब जिस तरह के लोग आपको देखने में आपको इधर के लोग लगेंगे इंडिया के, वैसे ही नियरली पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, और बांग्लादेश के भी वैसे दिखेंगे, श्रीलंका के भी, तो ये लोग एक ही जैसे लोग आपको दिखेंगे। साथ ही ये कहता है कि यहाँ पे क्या है, साउथ एशियन कंट्री में डोंट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे आपको जियोग्राफी नियरली सेम दिखेगी, लेकिन आपको यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम सेम नहीं दिखेगा। ज़्यादातर कंट्री में डेमोक्रेसी है, कहीं कहीं पे शुरू से डेमोक्रेसी है, मतलब हम आफ्टर ब्रिटिशर्स रूल के बाद की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जैसे आप देखें श्रीलंका में और इंडिया में, इन्होंने हमेशा ही डेमोक्रेसी फॉलो करी है और अच्छी चली है यहाँ पे, है ना। कुछ ऊपर नीचे के अपवाद अगर हम हटा दें, जैसे श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखने को, सिविल वॉर की कंडीशन देखने को मिली थी, लेकिन डेमोक्रेसी ओवरऑल यहाँ पे ठीक चली है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज है हमारे पास, यहाँ कह रहा है इंडिया हैज़ रिमेन्ड अ डेमोक्रेसी थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस। जब से बना है तब से इंडिया में डेमोक्रेसी चली है, और सेम श्रीलंका के साथ है। लेकिन कुछ हमारे अपवाद हैं आसपास के कंट्री, जैसे पाकिस्तान साहब, इनका क्या है, इनके यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा आपको अप डाउन दिखेगा। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ही बहुत ज़्यादा अप डाउन दिखेगा। इसमें क्या है कि कभी आज जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेसी को कभी मिलिट्री रूल ने कूप कर दिया। कूप क्या होता है, तख्ता पलट हमने देखा है। तो मिलिट्री ओवरटेक कर लेती है, तो वहाँ मिलिट्री का रूल हो जाता है, फिर मिलिट्री हट करके लोग मतलब कहते हैं मिलिट्री अब अच्छी नहीं है, डेमोक्रेसी अच्छी है, तो डेमोक्रेसी आ जाती है। यही इनके बीच में ये घूमते रहते हैं। यही काम बांग्लादेश में हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान बिगेन द कोल्ड वॉर पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अंडर बेनजीर भुट्टो। स्टार्ट कहाँ से होती है, देखिए पोस्ट कोल्ड वॉर के पीरियड के टाइम से स्टार्ट हम बातों को करते हैं। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन सारी बातों को समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट उतार चढ़ाव बने हुए थे पाकिस्तान में। ये चीज़ आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिख रखी है, और इसको जो है वो और इन्होंने एक छोटा सा जिस्ट दिया है अभी यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में दिया, फिर यहाँ पे नेपाल के बारे में दे देगा, फिर बांग्लादेश और इन सब के बारे में थोड़ा सा जिस्ट देगा, फिर उसके बाद से डिटेल में अगले टॉपिक में पाकिस्तान के बारे में बताएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया हुआ क्या यहाँ पे, ओके। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये कह रहा है कि वॉर पीरियड अंडर बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ रेस्पेक्टिवली। तो कोल्ड वॉर पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बेनजीर भुट्टो की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही, नवाज शरीफ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही, ये पाकिस्तान में रहा। इसके बाद कई बार मिलिट्री रूल्स भी आते हैं। तो बोल रहा है बट इट सफर्ड इन 1999। यहाँ पे क्या होता है, मुशर्रफ है, जनरल परवेज मुशर्रफ के उसमें एक मिलिट्री रजीम आ जाती है जो कूप करती है। तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। 2006 तक नेपाल में क्या रहता है, मोनार्क सिस्टम रहता है, और 2006 के बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे पूरी रिस्टोरेशन हो जाती है डेमोक्रेसी की। जो इस समय पे जो राजा नेपाल के थे 2006 तक, जिनको अभी भी कहा जा रहा है कि भाई वो फिर से हो सकता है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर से मोनार्की सिस्टम आ सकती है। तो वो अभी अभी कुछ समय पहले कुंभ मेला हुआ हरिद्वार में, महाकुंभ, तो उसमें भी वो आए हुए थे। तो एक तरीके से वो अपना डोमिनेंस अभी दिखाना चाह रहे हैं कि अभी मैं पावर में हूँ, अभी मैं हूँ और वापस में आ सकता हूँ। तो क्या पता आगे की समय क्या होती है, लेकिन फिलहाल डेमोक्रेसी नेपाल में चल रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे भूटान के बारे में बात क्या देखते हैं कि भाई भूटान में क्या हुआ। भूटान इज स्टिल अ मोनार्की, बट अगेन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा भी कंट्री है जो इन एशियन कंट्रीज में जिसमें अभी मोनार्की चल रही है, तो ये भूटान है। भूटान में अभी भी मोनार्की चल रही है, लेकिन ऐसी मोनार्की नहीं है कि राजा कह दिया वही, मतलब वैसा नहीं है कि जैसे मुगलों के टाइम पे चला करता था, ऐसा नहीं। ऐसा है यहाँ पे कि यहाँ पे किंग तो है,
लेकिन इन्होंने ऐसा प्लान ला रखा है जिसमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। और आप देखेंगे, अगर आप इसके भूटान के बारे में भी किसी चैप्टर में हम डीप में पढ़ेंगे, तो भूटान काफ़ी संपन्न देश है। आपको साउथ एशियन कंट्रीज में काफ़ी संपन्न देश देखेगा भूटान जो है। तो भूटान जो है, वहाँ पे अभी मोनार्की सिस्टम है, लेकिन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। बात करते हैं अगले मालदीव्स की, है ना। तो मालदीव्स कुछ आइलैंड नेशन है, मैंने बताया आपको। वॉज अ सल्तनत टिल 1968। 1968 के तक वहाँ पे सल्तनत रूल वगैरह चला करती थी, है ना। जैसे दिल्ली सल्तनत और ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ था। अब उसके बाद से उसने अपने आप को चेंज किया और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, इट वाज ट्रांसफर इनटू रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन जून 2005 द पार्लियामेंट ऑफ द मालदीव्स वोटेड अनएनिमसली टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वहां पे एक मल्टी पार्टी सिस्टम 2005 में लागू होता है। अब देखिए हुआ क्या, मालदीवियन, ये एक पार्टी का नाम है वहां के मालदीव के, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको एमडीपी कहते हैं, डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर। यहाँ पे होता था, जो भी चीज होती थी वहां पे हर चीज में एमडीपी जो है वो डोमिनेट करती थी, और ज्यादातर यही आती थी हर बार। तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन इन द मालदीव्स आफ्टर 2005 इलेक्शन व्हेन सम ऑपोजिशन पार्टीज वाज लीगलाइज्ड। अब मान लीजिए एक किसी पार्टी को मान लेते हैं इंडिया में, मान लीजिए कांग्रेस मान ले, जैसे शुरुआत में थी, तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी, कांग्रेस हारती ही नहीं थी, कांग्रेस ही कांग्रेस थी सिर्फ, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी आए, उसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री जी आए, फिर उसके बाद से इंदिरा गांधी जी बनी, है ना। तो बहुत ही फ्रिक्वेंट हुआ, फिर उसके बाद से थोड़े समय के लिए हटी, फिर उसके बाद से राजीव गांधी जी आ गए, तो कंटिन्यूसली। तो इस तरीके से मानिए कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे टोटल क्या था कि एक पार्टी थी, लेकिन 2005 के बाद और पार्टीज को भी बहुत ज़्यादा लीगलाइज करा गया। इससे क्या हुआ कि काफियों को और ऑप्शंस मिला आगे आने का। अब इसमें ये कह रहा है कि शुरुआत में क्या था कि ज़्यादा लोग सोचते थे कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हीं के लिए ये फुलफिल है, जो अनडेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंडीशन में, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो जो डेवलपिंग कंट्री है इन सब में ऐसा वो चल नहीं पाएगा डेमोक्रेसी। लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ये गलत देखने को मिला। यहाँ पे कुछ बातें कह रहा है, देखो यार, कि ये एक चार्ट दिखा रहा है, ये चार्ट कह रहा है कि मतलब उनके बीच में सर्वे हुआ, सर्वे में क्या क्या चीज़ें आई। ये नियरली मेरे ख्याल से 100% में, हाँ 100% में ही निकाला है। 100% में 69% लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छा है बांग्लादेश में। इंडिया में 70% लोग कहते हैं, नेपाल में 62%, पाकिस्तान में 37%। और आपको एक बड़ी चीज यहाँ पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, 37% लोग ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है, 49% लोग कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब ही नहीं है, डजेंट मैटर, हमें कोई मतलब ही नहीं है भैया, डेमोक्रेसी हो या फिर डिक्टेटरशिप हो या दुनिया भर की चीजें जो हो, वो कुछ हमें उससे मतलब है नहीं, है ना। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे श्रीलंका में 71%, तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका में। श्रीलंका में लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे सिविल वार वगैरह भी हुई, तो लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी यहाँ पे ज्यादा अच्छा है ना। तो ये एक आपको एरिया बता रहा है कि किस तरीके से लोग किस तरीके से डेमोक्रेसी के बारे में देखते हैं, है ना। ये चार्ट है, ये चार्ट आप अपने प्रैक्टिस के लिए देखिएगा, डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां पे किस तरीके से ये सारी चीजें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, इनका एक अच्छा चार्ट बना रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये कह रहा है कि द मिलिट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये अगेन एक चार्ट सेम सेम बातें में कहने के लिए बना रखा है। इन्होंने बताया टाइमलाइन साउथ एशियन 1947 से, 1947 के बाद कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ, इसका एक टाइमलाइन है। चलिए अच्छा देख ही लेते हैं 1947 के बाद से क्या क्या चीजें हुई। 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, साउथ एशियन कंट्रीज में क्या क्या चल रही थी ये बता रहा है। 48 में क्या हुआ, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिल गया, है ना। अब उसी समय 48 में दूसरी चीज क्या चल रही थी, इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट चल रहा था कश्मीर के ऊपर। 54 में क्या हुआ, पाकिस्तान ज्वाइन करता है कोल्ड वॉर मिलिट्री को, है ना। 60 में क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी साइन करते हैं। वो हमें पता है, यहाँ पे जैसे ऐसे इंडिया का यहाँ जम्मू कश्मीर का एरिया है, और यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है, तो इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने सुना होगा, तो ये रिवर है, तो ये यहाँ से जाती है और यहाँ ज्यादातर पाकिस्तान के एरिया से जाती है। अगर जैसे हाइट ये है, हाइट यहाँ से यहाँ की तरफ जाती है, अगर इंडिया चाहता तो इसको यहाँ से ब्लॉक करके इसको अंदर ऐसे वो पंजाब के एरिया में यूज करा सकता था, और कर भी सकता है। लेकिन एक ट्रीटी साइन हुई कि अगर ऐसा कर लेगा तो पाकिस्तान में ज्यादातर वाटर की सप्लाई हो ही नहीं पाएगी, बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत होगी, तो एक तरह की ट्रीटी साइन करेगा कि चलो यार अच्छा हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो 1960, तो हमेशा जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो हमेशा प्रेशर यही बनाया जाता है कि यार उस ट्रीटी को तोड़ो और इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ो, यहाँ से पानी वगैरह की सप्लाई जो इन्हें दे रहे हो वो सारी चीजें बंद करवा। 1962 की बात करते हैं, यहाँ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, जो भी हमने चैप्टर पढ़ा था पहले। 65 और 71, 65 और 71 में ऑब्वियसली हमने दे रखा है
कि इंडिया और पाकिस्तान का कंटिन्यूसली क्या होती है, फाइट होती है। 71 में तो क्या होता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फाइट होती है उसके कारण से एक इसको नाम जाना जाता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जो अभी हम पढ़ेंगे। बांग्लादेश अलग हो जाता है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े इश्यूज नहीं हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे शिमला एग्रीमेंट होता है ना। पाकिस्तान साइन करता है शिमला एग्रीमेंट, ताकि उनके बीच में जब जब देखो, जब जब पाकिस्तान हारा उसके अगले साल आकर के एक एग्रीमेंट साइन करता है यार कि ठीक है सारी चीजें एक सही तरीके से करके चलते हैं, जब जब ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद से 74 में इंडिया एक न्यूक्लियर टेस्ट करता है, जो हमने देखा कि ये था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन ये कहा गया कि यार ये एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, इन्हें हमने एक छोटा सा अपने सेफ्टी पर्पज के लिए या अपने यूज के लिए हमने एक टेस्ट कर रखा है। लेकिन लोगों का नजर आ चुका था यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट है, तो कई तरह के मतलब सैंक्शन वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया गया था वर्ल्ड से। 76 में क्या होता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने बीच में एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। 71 में ये अलग हो गया था, लेकिन इनको भी अलग होने के बाद भी रिलेशन चलाने थे। 85 में क्या होता है, साउथ एशियन लीडर साइन द सार्क चार्टर। तो सार्क कंट्रीज हमने पढ़ा, सार्क कंट्रीज में जनरली ये साउथ एशियन के सारे कंट्रीज आते हैं, है ना। तो वही है, जितने कंट्रीज आपने ऊपर देखे हैं वो सारी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। अब यहाँ पे 87 में क्या हुआ, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पीस कीपिंग अकॉर्ड बना कि भैया हम ऐसा है ना कि मतलब शांति समझौता वगैरह की चीजें आएंगी, ऐसे हम करेंगे। 88 में क्या हुआ, इंडिया मालदीव्स में अपने ट्रूप्स को भेजता है ताकि वहां पे जो कूप की प्रैक्टिस की जा रही है उसको हम हटा सकें, है ना। अच्छा, अगला आता है 88 से 91 में क्या होता है, डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन पाकिस्तान में होती है और बांग्लादेश और नेपाल में भी ये चीज होती है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में यहाँ डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन की कोशिश की जाती है। 1996 में क्या होता है, इंडिया और बांग्लादेश साइन करते हैं फरक्का ट्रीटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ये गंगा वाटर का पानी किस तरीके से, जैसे गंगा वाटर जो इंडिया में है उसे गंगा कहते हैं, जैसे वो बांग्लादेश में एंटर करता है उसे पद्मा रिवर कह देते हैं। जैसे ये आपका है और यहाँ से ऐसे करके और ये जा रहा है, ये नेपाल का रीजन आ गया, और ये छोटा सा कर करके और फिर यहाँ से करके और फिर ये पूरा ऐसे करके यहाँ पे ऐसे जाता है, और यहाँ से ऐसे छोटा सा करके फिर ऐसे करके और यहाँ पे ये चीजें आ जाती है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश आता है। अब जो हमारा ये गंगा रिवर है, आपको पता है इधर उत्तराखंड के एरिया से आती है, उत्तराखंड से होते हुए वो उत्तर प्रदेश में बिजनौर के एरिया से एंटर करती है, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद वगैरह के एरिया, बनारस वगैरह के एरिया से होते हुए वो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए सेम इशू, यहाँ पे जो पानी है वो यहाँ पे जाती है और यहाँ होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अगर इंडिया चाहे तो इसे पूरा रोक दे तो इन्हें वाटर की दिक्कतें हो जाएंगी। तो ऐसी चीज ना करी जाए, इसके लिए एक फरक्का ट्रीटी हुई थी, जो गंगा वाटर का कितना इशू किया जाएगा, शेयरिंग किया जाएगा उसका था। तो यहाँ पे क्या है कि एक डैम भी बनाया इंडिया ने, और कुछ पानी खुद यूज करता है अपने एरिया में देता है, फिर उसके बाद से बे ऑफ बंगाल में गिराता है, और कुछ एरिया इनके पास बांग्लादेश में जाता है। तो ये एक ट्रीटी थी जो फरक्का ट्रीटी थी। 98 में क्या होता है, 98 में इंडिया और पाकिस्तान क्या है, आप इंडिया और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर टेस्ट दोनों ही करते हैं, जो हमने देखा है ना, इंडिया जब करता है उसके 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान कर लेता है, जिसमें थोड़ा सा हेल्प करते हैं चाइना वाले। अब यहाँ पे उसके बाद 99 में क्या होता है, देखो ये बड़ा ट्रेजिक टाइम है। इस समय होता क्या है कि 1999 बड़ा मतलब धोखे का, आप इनका पाकिस्तान का देखो। फरवरी में हमारे ऑनरेबल पीएम वाजपेयी जी, जिनको सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम माना जाता है इंडिया का, वो क्या है, वो जाते हैं, अंडरटेक्स बस जर्नी टू लाहौर टू साइन अ पीस डिक्लेरेशन। यहाँ से एक तरीके से एक बस जर्नी वगैरह शुरू करने की ये बात करते हैं। कई सारे अपने पास सेलिब्रिटी वगैरह इंडिया से लेकर के ये गए होते हैं वाजपेयी जी। लेकिन फरवरी के बाद ये करते हैं और वहां से पीस ट्रीटी साइन वगैरह करके आते हैं कि भैया हम आज से मतलब भाई भाई हैं, पीस है हमारे के बीच में। फरवरी के बाद मार्च अप्रैल छोड़ो, मई छोड़ो, 3 महीने बाद ही जून जुलाई में हो क्या जाता है, कारगिल वॉर हो जाता है, जो बहुत ही बड़ा वॉर है। आपने 65 सुना, 62, 65, 71, उसके बाद से ये 99, ये 4 जो वॉर हैं ये बहुत ही बड़े वॉर माने जाते हैं। तो कारगिल वॉर एक बहुत ही बड़ा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर था, जिसके ऊपर आपने कई सारी मूवीज देखी होंगी, जिसमें एक बहुत ही फेमस मूवी है लक्ष्य। लक्ष्य ये ऋतिक रोशन की मूवी है, ये मेनली इसी के ऊपर है। बहुत सारे इसमें लोग शहीद होते हैं, लेकिन इंडिया अल्टीमेटली जीत जाती है ना। 2001 में और 2004 में क्या होता है, 2001 में वाजपेयी और मुशर्रफ जी आगरा समिट करते हैं, जो अनसक्सेसफुल होती है, और 2004 में साफ्ता साइन होती है, जो 12 सार्क समिट में, सार्क समिट्स होती हैं तो किसी ना किसी एक सार्क कंट्रीज में होती है, सार्क कंट्रीज में वही सातों कंट्रीज आ जाती हैं। तो इस्लामाबाद में होती है जिसमें साफ्टा साइन होता है। सारी चीजें हम आगे देखेंगे कुछ चीजें।
आगे बात करते हैं कि अब इंडिया और सॉरी अब पाकिस्तान में क्या चीज़ें चल रही हैं। मिलिट्री है यार कि कूप है इनके यहाँ, तो मतलब मिलिट्री और डेमोक्रेसी में पूरे जनता जो थी वो पिसी हुई थी। क्या चल रहा है, इन लोग खुद कंफ्यूज थे। जो अभी हमने ऊपर देखा कि आधी आधी जनता तो वहाँ की मतलब कहती थी कि हमें कोई मतलब ही नहीं है कि जो भी हो हमारे कंट्री में। तो यहाँ मिलिट्री चलेगा डेमोक्रेसी, इसके बारे में चलते हैं। देखो, जब पाकिस्तान फ्रेम्ड हुआ, फ्रेम्ड का मतलब है 47 में क्या हुई, हमें आज़ादी मिली पूरी तरीके से, 15 अगस्त को हम मनाते हैं। अब हुआ क्या कि उसके बाद पाकिस्तान भी हमसे अलग हो गया। पाकिस्तान में अब दो लोग आते थे, एक आता था हमारा वेस्ट पाकिस्तान, एक आता था ईस्ट पाकिस्तान, जो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये अगेन अगेन ये मान लीजिए मैप है, यहाँ पे आपका ऐसे करके आप चले तो यहाँ पे आपका आ रहा है बांग्लादेश, और यहाँ पे आप चल रहे हो तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान वेस्ट में, इसलिए वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, इसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, जो बाद में चल करके बांग्लादेश बन गया। अब पंगा क्या हुआ, ये दोनों मिला करके पाकिस्तान बने थे। पहले बनते हैं जनरल अयूब खान। अयूब खान पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अब संभालना स्टार्ट करते हैं और अपने आप को ही इलेक्ट कर लेते हैं, एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, खुद ही को इलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो अब ये ऑफिस वगैरह संभालते हैं, लेकिन लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर हो जाती है, मिलिट्री टेक ओवर करते हैं। और वो कौन रहते हैं जो टेक ओवर करते हैं, जनरल याह्या खान। ये याह्या खान ही थे जिनके टाइम पे जो बांग्लादेश है वो अलग हो गया था 71 में, 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था। वही वॉर जो हुआ था वो इंडिया भी उसमें इंटरप्ट करी थी, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पूरी तरीके से आपका बांग्लादेश अलग हो गया। तो जनरल याह्या खान अब आते हैं, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो 71 में वॉर हुआ था क्या चीज़ें हुई थी। तो अब उसके बाद से आप देखिए, सबसे पहले कौन थे हमारे यहाँ पे, हमें देखने को मिला जनरल अयूब खान थे। अयूब खान के तुरंत बाद हमें देखने को मिला कि जनरल याह्या खान एक मिलिट्री रूल लेकर के आ जाते हैं। इस समय पे बांग्लादेश क्राइसिस होती है और बांग्लादेश 97 में अलग हो जाता है। जैसे ईस्ट बांग्लादेश अलग होता है, इसके बाद क्या होता है, आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो आती हैं और इनके बीच में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है कि भैया अब क्या है, ये चीज़ सही है ना। तो अब वहाँ पे आती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आने के बाद होता क्या है, आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार भुट्टो, ये डेमोक्रेसी रखती है 1971 से 77 तक। द भुट्टो गवर्नमेंट वॉज रिमूव अगेन, किनके द्वारा रिमूव किया जाता है, मिलिट्री। मिलिट्री फिर आ गई कब, 1977 में। 1977 में अब फिर से मिलिट्री आ जाती है। बोल रहे जनरल जिया फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट इन 1982। अब देखो ये फिर से हटते हैं, जनरल जियाउल हक कब हटते हैं, 82 के आसपास में हटते हैं, नहीं सॉरी 82 में इनके खिलाफ अब मूवमेंट वगैरह होना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगेन इन 1988 अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनीजीर भुट्टो यहाँ पे डेमोक्रेसी फिर से वापस आ जाती है। तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ अभी तक। अब उसके बाद देखिए पाकिस्तान पॉलिटिक्स सेंटर अराउंड द कंपटीशन बिटवीन हर पार्टी, द पाकिस्तान पीपल पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। जनरली यहाँ पे दो पार्टीज थी जिनके बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। अभी भी आप देखोगे इन्हीं के बीच में रहती है। अब इसके बाद क्या होता है, दिस फेज ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999 तक चलती है। व्हेन दिस आर्मी स्टेप्ड इन अगेन एंड जनरल परवेज मुशर्रफ, इनका नाम आप सुने होंगे। अब क्या होता है, जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ साहब को हटा करके आ जाते हैं। नवाज शरीफ जी थे, इनको हटा करके परवेज मुशर्रफ जी आ जाते हैं, है ना। अब देखो ये 1999 में होता है। परवेज मुशर्रफ जी के बारे में जनरली आपने सुना होगा, यानी फिर से मिलिट्री आ चुकी। जो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर हैं, इनको यही आए हुए थे और ये कहते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बाल को कभी कटाओगे नहीं। काफ़ी बड़े बड़े बाल थे धोनी के तब। तो धोनी जब बाल कटाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि सॉरी मुशर्रफ जी, है ना। तो फिर मुशर्रफ जी आ जाते हैं नवाज शरीफ को हटा करके। 2001 में क्या होता है, मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, अपने आप को खुद ही प्रेसिडेंट बना देते हैं, है ना। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। लेकिन अब आगे बता रहा है कि सेवरल फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर। अब पाकिस्तान में फेलियर की क्या क्या दिक्कतें थी, इतनी दिक्कतें वहां क्यों चल रही थी, ये हम देख रहे हैं इसमें। तो पहली बात जो यहाँ लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, द सोशल डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब है जैसे ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में भी ये चीजें चलती थी, लेकिन यहाँ पे एक सोशल डोमिनेंस इस तरीके की थी कि जो यहाँ की मिलिट्री थी वो डोमिनेटिंग थी। यहाँ के क्लर्जी, लैंड ओनिंग लोग, एलिस्ट्रोक्रेसी वगैरह, वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट थे और गवर्नमेंट के ऊपर अपने आप को रखते थे। उनकी बात चलने ही नहीं देते थे, मिलिट्री भी नहीं चलने देती थी। अब इससे होता क्या था, देखो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। अब पाकिस्तान का हमेशा क्या रहता था, इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट रहता था। इससे लोगों को क्या लगता था कि भाई जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकती है, सब कुछ आर्मी ही कर सकती है।
और आर्मी को हमेशा क्या करते थे, वो सबसे ऊपर रखा करते थे, है ना। लोग सोचते थे कि जो पार्टी है वो हमेशा सेल्फ माइंडेड पार्टीज हैं, अपने बारे में सोचती है, इससे अच्छा है कि भैया आर्मी को ही रहने दें, और आर्मी जो है वो जो भी करेगी वो देश के रक्षा के लिए करेगी, तो हमेशा आर्मी को ही रहने दें। पहला इनका ये तरह चलता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल। बाहर के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, जो इंटरनेशनल लोग हैं, मतलब जैसे यूएस हो गया, यूएसएसआर हो गया, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, इंडिया, सारे लोग, तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे कोई जेन्युइन सपोर्ट नहीं देते थे कि डेमोक्रेसी आप यहाँ पे लाओ, है ना। और वो इवन इसकी जगह पे वो मिलिट्री को ही क्या करते थे, इनकरेज करते थे। तो मिलिट्री वगैरह को, इनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस, तो हमेशा इनकरेज किया करते थे। इससे उनका फायदा क्या होता था, तो लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स and other Western countries have encouraged the military authoritarian rule in the past for their reasons. क्या reasons? Give their fear of the threat of what they call global Islamic terrorism. तो उनको अपने अपने बेनिफिट जो मिलते थे उसके अकॉर्डिंग से वो इनको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे मिलिट्री को यहाँ पे। लेकिन अब हुआ क्या, given their fear of the threat of what they call global Islamic terrorism and the apprehension that Pakistan's nuclear arsenal might fall into the hands of these terrorist groups, the military regime in Pakistan has been seen as a protector of the Western interest. इन लोगों को लगता था क्या, इन लोगों को लगता था हमेशा, जो लोग इंटरनेशनली सपोर्ट करते थे वहाँ पे आर्मी वगैरह को, इनको लगता था कि अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें रहेंगी तो जो वहाँ पे जो टेररिज्म वगैरह की पार्टीज हैं वो ज़्यादा पनप पाएंगी, और वो पनपेंगी तो इससे क्या है कि बाकी सब पे टेररिज्म का खतरा आएगा। टेररिज्म का खतरा है, इससे अच्छा है कि भैया वहाँ पे आर्मी की चीज़ें रहें, तो इसलिए बाकी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो ये हमने उतार चढ़ाव अभी देखा पाकिस्तान के बारे में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश में, बांग्लादेश में कैसे क्या चीज़ें चलती हैं और क्या उतार चढ़ाव होते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग अगले लेक्चर में होने वाला है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इसके जस्ट नीचे ही आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, अपलोड जैसे ही होता है। ओके, so thank you for this and see you all in the next video.